अनंथन काडू। अनंथन काडू एक राजनीतिक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो जून 2026 में रिलीज हुई है। इसके निर्देशक जीएन कृष्ण कुमार हैं और पटकथा मुरली गोपी ने लिखी है। फिल्म में आर्या आर्या मुख्य भूमिका में है। यहाँ फिल्म की कहानी का संक्षिप्त सारांश दिया गया है। फिल्म की कहानी सारांश। पृष्ठभूमि। फिल्म की शुरुआत 1989-90 के दशक के श्रीलंका के गृह युद्ध के दौरान होती है। आर्या। फिल्म में वेट्री या मनी एक श्रीलंकाई तमिल विद्रोही नेता है जो युद्ध की विभीषिका में अपना परिवार खो देता है और किसी तरह अपनी जान बचाकर केरल के तिरुवनंतपुरम पहुंचता है। केरल में नया जीवन। तिरुवनंतपुरम की एक बस्ती में वेट्री की मुलाकात चार दोस्तों के एक समूह से होती है जिसका नेतृत्व कृष्णन कुट्टी इंद्रंस करते हैं। यह समूह पहले केरल के तत्कालीन मुख्यमंत्री के मेनन के लिए कोटेशन गैंग भाड़े के गुंडे के रूप में काम करता था, लेकिन अब वे अपनी पुरानी हिंसक जिंदगी छोड़कर एक म्यूजिक ट्रूप के जरिए अपनी रोजी रोटी कमाने की कोशिश कर रहे हैं। संघर्ष और साजिश। कहानी तब बदलती है जब मुख्यमंत्री मेनन और उनके करीबी पुलिस अधिकारी संपत राव सुनील इस गैंग को एक आखिरी बड़े काम के लिए मजबूर करते हैं। उन्हें एक राजनीतिक विरोधी को खत्म करने का काम सौंपा जाता है। इस काम में वेट्री आर्या भी उनकी मदद करता है। परिणाम। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, ये केवल एक हत्या की साजिश नहीं रहती, बल्कि राजनीति, बदले की आग, विश्वासघात और सत्ता के खेल का एक जटिल जाल बन जाती है। फिल्म के दौरान वेट्री का अतीत और उसका संघर्ष भी सामने आता है। हालांकि फिल्म का मुख्य केंद्र उन चार दोस्तों की टीम और उनके इर्द गिर्द बुनी गई राजनीतिक साजिश है। फिल्म के दूसरे भाग 10 से 20 मिनट का समय खंड में कहानी की रफ्तार और राजनीतिक तनाव काफी बढ़ जाता है। इस दौरान फिल्म कुछ महत्वपूर्ण मोड़ लेती है। फिल्म के 10 से 20 मिनट का घटनाक्रम। कोटेशन का दबाव, द प्रेशर। कहानी के इस हिस्से में ये स्पष्ट होता है कि चार दोस्तों का ये समूह, जो अब संगीत के माध्यम से अपनी पहचान बना चुका है, मुख्यमंत्री के मेनन के प्रति अभी भी ऋणी है। मुख्यमंत्री का चहेता पुलिस अधिकारी संपत राव उनके पास आता है और उन्हें याद दिलाता है कि कैसे उसने पहले उनकी कई आपराधिक गतिविधियों को दबाया था। अब बदले में उसे एक ऐसा काम चाहिए जो किसी भी कीमत पर पूरा होना चाहिए। वेट्री आर्या की अनिच्छा। यहाँ वेट्री, जो श्रीलंका से आया हुआ एक शांत लेकिन घातक योद्धा है, इस काम में शामिल होने से साफ मना कर देता है। वो अब हिंसा से दूर रहना चाहता है और अपनी नई जिंदगी के साथ खुश है। हालांकि कृष्णन कुट्टी और बाकी दोस्त राजनीतिक दबाव और डर के कारण इस काम को स्वीकार करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। राजनीतिक शतरंज, पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग। यहाँ फिल्म में तिरुवनंतपुरम की सत्ता की गलियों का खुलासा होता है। ये दिखाया जाता है कि कैसे सरकार और स्थानीय अपराधियों के बीच एक गहरा गठजोड़ है। मुख्यमंत्री का विरोध करने वाला नेता, जो एक उभरता हुआ युवा चेहरा है, उनकी कुर्सी के लिए खतरा बन चुका है। इसी को रोकने के लिए काम हत्या की योजना बनाई गई है। अनकही धमकी। 20 मिनट के आसपास फिल्म का माहौल बहुत तनावपूर्ण हो जाता है। पुलिस अधिकारी संपत राव सीधे तौर पर कृष्णन कुट्टी को धमकी देता है कि यदि उन्होंने यह काम नहीं किया तो उनका म्यूजिक ट्रूप और उनका छुपकर जीने का वर्तमान ठिकाना दोनों बर्बाद कर दिए जाएंगे। यहीं पर वेट्री का सामना पहली बार सिस्टम की इस क्रूरता से होता है। फिल्म के 20 से 30 मिनट के इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर कहानी कोल्ड ब्लडेड, ठंडे दिमाग वाली योजना से हटकर एक्शन ओरिएंटेड और भावनात्मक दुविधा की ओर मुड़ने लगती है। इस खंड के प्रमुख घटनाक्रम निम्नलिखित हैं। फिल्म के 20 से 30 मिनट का घटनाक्रम। तैयारी और तकनीकी जासूसी। मुख्यमंत्री के इशारे पर चारों दोस्तों का समूह अपने पुराने हथियारों और कोटेशन कौशल को फिर से सक्रिय करता है। वे अपने शिकार, युवा विपक्षी नेता की रेकी करना शुरू करते हैं। इस दौरान दिखाया जाता है कि कैसे वे दशकों बाद अपनी पुरानी आदतों में वापस लौट रहे हैं। चेहरे पर नकाब, बंदूकों का रखरखाव और गुप्त कोड वर्ड का इस्तेमाल। यह दृश्य काफी डार्क और गंभीर है। वेट्री आर्या का दुविधापूर्ण रवैया। इस पूरे 10 मिनट के दौरान वेट्री एक मूक दर्शक की भूमिका में है। वो दोस्तों के साथ है, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी खामोशी है। उसे बार बार अपने श्रीलंका वाले दिनों की यादें, फ्लैशबैक सताती हैं। वो अपने दोस्तों से कहता है कि ये काम हमें खत्म कर देगा, लेकिन उसकी बात को डर समझकर नजरअंदाज कर दिया जाता है। पुलिस का दोहरा खेल। इसी दौरान पुलिस अधिकारी संपत राव गुपचुप तरीके से एक दूसरा प्लान भी बनाता है। उसे पता है कि ये दोस्त शायद काम के दौरान या तो पकड़े जाएंगे या मारे जाएंगे।
वो बैकअप के रूप में अपने ही कुछ वफादार पुलिसकर्मियों को एक फेक एनकाउंटर की तैयारी के लिए तैनात कर देता है, ताकि काम खत्म होते ही सारे सबूत दोस्तों की टीम हमेशा के लिए मिटा दिए जाएं। पहली बड़ी बाधा, 30 मिनट तक पहुंचते पहुंचते जब वे अपने पहले पड़ाव पर पहुंचते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि वे अकेले नहीं हैं। विपक्षी नेता की सुरक्षा कड़ी है और वहां पहले से ही कुछ अनजान लोग मौजूद हैं जो संभवतः किसी और गिरोह से जुड़े हैं। यहीं पर फिल्म का पहला बड़ा एक्शन सीक्वेंस शुरू होता है। एक छोटी सी झड़प होती है जिससे दोस्तों का ग्रुप खुद को मुसीबत में पाता है। अस्तित्व की लड़ाई। 30वें मिनट पर शुरू हुई झड़प एक बड़े पीछा करने वाले दृश्य चेस सीक्वेंस में तब्दील हो जाती है। दोस्तों का समूह अपनी कार में वहां से निकलता है, लेकिन उन्हें पता चलता है कि उन्हें न केवल विपक्षी नेता के अंगरक्षकों ने बल्कि पुलिस के उन लोगों ने भी घेर लिया है जो संपत राव के गुप्त आदेश पर उन्हें खत्म करने के लिए वहां मौजूद थे। वेट्री का वॉरियर मोड। यहाँ फिल्म का सबसे महत्वपूर्ण बदलाव आता है। अब तक वेट्री सिर्फ एक मूक दर्शक बना हुआ था, लेकिन जब उसके दोस्तों की जान खतरे में पड़ती है तो उसका श्रीलंकाई विद्रोही वाला रूप बाहर आ जाता है। वो बेहद चालाकी और घातक तरीके से हमले का जवाब देता है। ये हिस्सा फिल्म के एक्शन का मुख्य आकर्षण है, जहां आर्या वेट्री का किरदार एक पेशेवर लड़ाके की तरह व्यवहार करता है। दोस्ती की परीक्षा। इस संघर्ष के दौरान कृष्णन कुट्टी इंद्रंस बुरी तरह घायल हो जाता है। बाकी दोस्तों के लिए अब काम मर्डर से ज्यादा महत्वपूर्ण अपने घायल दोस्त को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना हो जाता है। यहीं पर टीम के भीतर एक दरार भी देखने को मिलती है। एक दोस्त चाहता है कि वे भाग जाएं, जबकि दूसरा वेट्री के साथ रुककर लड़ना चाहता है। अंधेरे का फायदा। 40 मिनट के करीब वे शहर की एक ऐसी झुग्गी बस्ती या पुरानी औद्योगिक इमारत इंडस्ट्रियल एरिया में छिप जाते हैं जहां से निकलना नामुमकिन सा लगता है। संपत राव को जब पता चलता है कि उसका फेक एनकाउंटर फेल हो गया है और ये लोग जीवित हैं, तो वो और भी ज्यादा आक्रामक हो जाता है। वो पूरे इलाके को सील करने का आदेश देता है। मीडिया और प्रोपेगेंडा। मुख्यमंत्री की सोची समझी साजिश के तहत टीवी न्यूज पर इन चार दोस्तों की तस्वीरें खतरनाक आतंकवादियों के रूप में दिखाई जाने लगती हैं। बताया जाता है कि ये लोग किसी बड़े आतंकी हमले की योजना बना रहे थे। ये प्रोपेगेंडा आम जनता को उनके खिलाफ कर देता है, जिससे दोस्तों के लिए छिपना और मुश्किल हो जाता है। सेफ हाउस की तलाश। कृष्णन कुट्टी इंद्रंस की हालत गंभीर है, इसलिए उन्हें मेडिकल मदद की सख्त जरूरत है। वेट्री आर्या अपनी पुरानी सैन्य ट्रेनिंग का इस्तेमाल करके उन्हें शहर की एक पुरानी बंद पड़ी डिस्पेंसरी औषधालय तक ले जाता है। यहाँ वेट्री खुद ही प्राथमिक उपचार करता है, जिससे उसके दोस्तों को ये यकीन हो जाता है कि वो सिर्फ एक साधारण शरणार्थी नहीं, बल्कि एक वॉर वेटरन, युद्ध का अनुभवी सैनिक है। वेट्री का कबूलनामा। इस दौरान वेट्री अपने दोस्तों के सामने पहली बार अपने अतीत का खुलासा करता है। वो बताता है कि कैसे श्रीलंका में उसने एक विद्रोही संगठन के लिए एक स्पेशल ऑपरेशंस यूनिट में काम किया था। उसने ये भी बताया कि वो वहां से क्यों भागा और क्यों वो अब किसी भी राजनीतिक हिंसा से नफरत करता है। ये इमोशनल पल फिल्म की रफ्तार को थोड़ा कम करता है, लेकिन किरदारों के बीच के रिश्ते को गहरा करता है। संपत राव की चाल। संपत राव को खबर मिलती है कि एक पुरानी डिस्पेंसरी में संदिग्ध हलचल देखी गई है। वो अपनी टीम के साथ वहां पहुंचता है, लेकिन वेट्री को पहले ही भनक लग जाती है। 50वें मिनट तक एक रोमांचक कैट एंड माउस चूहे बिल्ली का खेल दृश्य शुरू होता है, जहां वेट्री पुलिस के घेरे को चकमा देने के लिए एक चतुराई भरी योजना बनाता है। दिमाग बनाम ताकत, स्ट्रैटेजी ओवर पावर। डिस्पेंसरी में पुलिस के घेरे को देखते हुए वेट्री समझ जाता है कि वे सीधी लड़ाई में नहीं जीत सकते। वह डिस्पेंसरी के पुराने बिजली सिस्टम और दवाइयों के रसायनों का उपयोग करके एक डायवर्जन, ध्यान भटकाने वाली ट्रिक तैयार करता है। 60 मिनट के करीब एक धमाका होता है, लेकिन ये कोई जानलेवा हमला नहीं, बल्कि पुलिस को उलझाने के लिए बनाया गया एक धुआं और शोर का जाल है। सफलतापूर्वक पलायन। इस धुएं और भ्रम का फायदा उठाकर चारों दोस्त डिस्पेंसरी से बाहर निकल जाते हैं। पुलिस उन्हें ढूंढती रह जाती है, जबकि वे शहर की घनी गलियों में गायब हो जाते हैं। यह दृश्य फिल्म का सबसे रोमांचक स्टेल्थ सीक्वेंस है, जहां वेट्री का शांत लेकिन सतर्क व्यवहार उसे एक लीडर के रूप में स्थापित करता है। भ्रष्ट सिस्टम का सबूत। भागते समय वेट्री ने चालाकी से संपत राव का एक फोन या उससे जुड़ी कोई रिकॉर्डिंग हासिल कर ली है, जिसमें मुख्यमंत्री और संपत राव की उस फेक एनकाउंटर और कोटेशन वाली बातचीत के सबूत हैं। ये वही पॉइंट है जहां से फिल्म का रुख बदलता है। अब वे सिर्फ भाग नहीं रहे, बल्कि उनके पास सिस्टम को तबाह करने वाला हथियार है। दोस्तों का समर्पण। इस बीच घायलों की स्थिति के बावजूद बाकी दोस्त वेट्री पर पूरा भरोसा करने लगते हैं।
कृष्णन कुट्टी, जो पहले बहुत डरा हुआ था, अब वेट्री को अपना रक्षक मानने लगता है। 60वें मिनट पर वे शहर के बाहरी इलाके में एक सुरक्षित जगह शरण ढूंढ लेते हैं। दोहरे जाल का एहसास। सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचने के बाद वे उस डेटा या सबूत को खंगालते हैं जो वेट्री ने हासिल किया है। यहाँ उन्हें समझ आता है कि विपक्षी नेता जिसे वे मारने वाले थे, उसने खुद मुख्यमंत्री के साथ मिलकर एक फेक मर्डर अटेम्प्ट की पटकथा रची थी, ताकि मुख्यमंत्री को बदनाम किया जा सके और सहानुभूति बटोरी जा सके। यानी ये चार दोस्त अनजाने में दो राजनीतिक दिग्गजों के बीच की गंदी लड़ाई का फुटबॉल बन गए थे। नैतिक संकट, मॉरल कॉन्फ्लिक्ट। 60-65 मिनट के बीच समूह के भीतर एक गंभीर बहस छिड़ जाती है। कुछ दोस्तों का मानना है कि उन्हें शहर छोड़कर भाग जाना चाहिए और अपनी जान बचानी चाहिए। वे कहते हैं, हमें राजनीति से क्या लेना देना, हम तो बस बचना चाहते हैं। लेकिन वेट्री आर्या यहाँ एक अलग स्टैंड लेता है। वो कहता है कि अगर वे अब भी चुप रहे तो वे हमेशा के लिए अपराधी बनकर ही मरेंगे और पुलिस के हाथों एनकाउंटर का शिकार हो जाएंगे। न्याय बनाम सर्वाइवल। वेट्री अपने साथियों को समझाता है कि उनके पास केवल दो विकल्प हैं, या तो वे चुपचाप मर जाएं या फिर उन दोनों नेताओं, मुख्यमंत्री और विपक्षी नेता को एक दूसरे के सामने एक्सपोज कर दें। यह वेट्री की तरफ से अपनी पुरानी विद्रोही विचारधारा को फिर से जिंदा करने जैसा है, जहां अन्याय के खिलाफ लड़ना ही एकमात्र रास्ता है। गठबंधन की नींव। फिल्म के 70वें मिनट तक वे एक नया मास्टर प्लान तैयार करते हैं। वे अब मुख्यमंत्री या विपक्षी नेता की मदद नहीं लेंगे, बल्कि सबूतों को सीधे प्रेस, मीडिया और उस ईमानदार पुलिस अफसर के पास भेजने की योजना बनाएंगे जो मुख्यमंत्री के सिस्टम के खिलाफ है। एक गौण चरित्र जिसे फिल्म में पहले भी दिखाया गया था। मीडिया से संपर्क, द रिस्की आउटरीच। वेट्री और उसके साथियों ने जिस ईमानदार पत्रकार और उस बागी पुलिस अधिकारी से संपर्क करने का फैसला किया था, वे उन्हें एक पुराने पुस्तकालय या किसी सार्वजनिक स्थान पर मिलने का संदेश भेजते हैं। 80वें मिनट तक ये एक बहुत ही तनावपूर्ण कैट एंड माउस गेम बन जाता है। उन्हें ये नहीं पता कि क्या पत्रकार पर भरोसा किया जा सकता है या वो भी किसी राजनीतिक दबाव में है। हथियार और योजना। चूंकि अब उन्हें पता है कि पुलिस और गुंडे दोनों उनके पीछे हैं, इसलिए वे अपनी पुरानी कोटेशन वाली शैली को छोड़ते हैं और गुरिल्ला रणनीति अपनाते हैं। वे शहर के अलग अलग हिस्सों में कुछ फर्जी धमाके या हलचल पैदा करते हैं, ताकि पुलिस बल उस तरफ खिंचा चला जाए और वे आसानी से पत्रकार तक पहुंच सकें। संपत राव की चाल। संपत राव पुलिस अधिकारी को भनक लग जाती है कि वे किसी से मिलने वाले हैं। वो पूरे शहर की घेराबंदी कर देता है। 75वें मिनट पर वेट्री को एहसास होता है कि वे एक जाल, ट्रैप की ओर बढ़ रहे हैं। पत्रकार और पुलिस का साठगांठ वाला हिस्सा सामने आता है। पत्रकार वास्तव में पुलिस का ही मुखबिर है। धोखा और संघर्ष। जब वे मिलने की जगह पर पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो कोई सुरक्षित जगह नहीं, बल्कि एक सुनसान इलाका है जहां संपत राव की पूरी टीम घात लगाए बैठी है। यहाँ एक बहुत ही जबरदस्त एम्बुश, घातक हमला होता है। वेट्री और उसके दोस्त चारों तरफ से घिर जाते हैं। इस हिस्से की मुख्य विशेषताएं। 1. जाल से निकलना, द ब्रेकआउट। घात एम्बुश लगाए बैठे पुलिसकर्मियों के घेरे को तोड़ने के लिए वेट्री आर्या एक खतरनाक डिस्ट्रैक्शन का सहारा लेता है। वो अपनी गाड़ी को सीधे पुलिस की नाकेबंदी में घुसा देता है। ये एक हाई ऑक्टेन स्टंट सीन है। इस दौरान समूह का एक दोस्त, जो पहले से घायल था, पुलिस की गोलीबारी में गंभीर रूप से जख्मी हो जाता है। अपनों को खोना, द लॉस। 85वें मिनट के करीब समूह का एक सदस्य, जो फिल्म के ह्यूमर और इमोशनल टच का मुख्य हिस्सा था, अपने दोस्तों को बचाने के लिए खुद को बलिदान कर देता है। यह फिल्म का सबसे दुखद मोड़ है, जो बाकी बचे दोस्तों के भीतर बदले की आग को और भड़का देता है। वेट्री, जो अब तक शांत था, पूरी तरह से एक अनस्टॉपेबल अजय योद्धा की तरह पुलिस फोर्स पर टूट पड़ता है। संपत राव का सामना। वेट्री और संपत राव का आमना सामना होता है। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं, बल्कि दो विचारधाराओं का टकराव है। एक जो सत्ता के लिए कानून को तोड़ता है और दूसरा जो न्याय पाने के लिए व्यवस्था से लड़ रहा है। 88वें मिनट तक वेट्री अपने सैन्य कौशल का उपयोग करके संपत राव को बुरी तरह घायल कर देता है, लेकिन वह उसे मारता नहीं है, क्योंकि उसे जिंदा पकड़कर सच उगलवाना है। सबूत की सुरक्षा। भागते भागते वेट्री किसी तरह उस डिजिटल डेटा सबूत को सुरक्षित रखने में कामयाब हो जाता है, जिसे वो मीडिया को देना चाहता था। उसे एहसास होता है कि शहर की मुख्य मीडिया अब भी उसके खिलाफ है, इसलिए वो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया का सहारा लेने का निर्णय लेता है, ताकि जनता तक सीधे सच्चाई पहुंच सके। सोशल मीडिया ब्लास्ट,
वेट्री आर्या शहर के एक बड़े टेलीकॉम हब या इंटरनेट सर्वर रूम, जो शहर का मुख्य संचार केंद्र है, तक पहुंच जाता है। पुलिस की कड़ी घेराबंदी के बावजूद वो अपनी तकनीकी जानकारी का उपयोग करके उस डिजिटल सबूत को सीधे लाइव स्ट्रीम कर देता है। देखते ही देखते मुख्यमंत्री और संपत राव की साजिश का कच्चा चिट्ठा पूरे राज्य और मीडिया में फैल जाता है। जनता का आक्रोश, जैसे ही सच्चाई बाहर आती है, शहर की जनता सड़क पर उतर आती है। जो मीडिया कल तक वेट्री को आतंकवादी कह रही थी, अब वो जनता के दबाव में न्याय की मांग करने लगती है। मुख्यमंत्री और संपत राव का राजनीतिक करियर एक ही झटके में खत्म हो जाता है। अंतिम टकराव, द फाइनल शोडाउन। मुख्यमंत्री और संपत राव को गिरफ्तार करने का आदेश ऊपर से आता है, लेकिन संपत राव हार मानने को तैयार नहीं है। वो एक आखिरी बार वेट्री को खत्म करने के लिए सर्वर रूम पहुंचता है। 95वें मिनट पर वेट्री और संपत राव के बीच एक जोरदार फाइनल बैटल होती है। इस लड़ाई में वेट्री अपनी पुरानी जंग की यादों को पूरी तरह से पीछे छोड़ देता है और सिस्टम के एक अपराधी को कानून के हवाले कर देता है। परिणाम, दी आफ्टरमैथ। संपत राव पकड़ा जाता है और मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है। 98वें मिनट तक चारों दोस्तों में से जो बचे हैं, उन्हें क्लीन चिट मिल जाती है। उन्हें नायक की तरह तो नहीं, लेकिन सच्चाई के वाहक के रूप में पहचान मिल जाती है। फिल्म का अंत 100 मिनट के आसपास। शांति की वापसी। फिल्म का अंतिम दृश्य बहुत ही भावनात्मक है। वेट्री अपने मरे हुए दोस्त की यादों को श्रद्धांजलि देता है। वो वापस अपनी उस साधारण जिंदगी की ओर नहीं जाता, क्योंकि अब वो पहले जैसा नहीं रहा। वेट्री का फैसला, वो तिरुवनंतपुरम की भीड़भाड़ से दूर एक शांत जगह चला जाता है, जहां वो फिर से एक म्यूजिक ट्रूप या किसी सामान्य काम से अपनी नई शुरुआत करने का फैसला करता है। फिल्म एक खुली समाप्ति, ओपन एंडिंग के साथ खत्म होती है, जहां वो मुस्कुराते हुए दूर क्षितिज की ओर देखता है, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने अपनी आत्मा को खोए बिना एक बड़ी लड़ाई जीती। न्याय प्रक्रिया, द लीगल आफ्टरमैथ। 100 मिनट के बाद के दृश्यों में ये दिखाया जाता है कि कैसे मुख्यमंत्री और संपत राव को जेल ले जाया जा रहा है। मीडिया का वो वर्ग जो पहले भ्रष्ट था, अब पूरी तरह पलट चुका है और जनता की जीत के नारे लगा रहा है। हालांकि वेट्री आर्या इन सब से दूर है। वह वहां मौजूद नहीं है। उसने अपनी गवाही देने के बाद खुद को कैमरों से दूर कर लिया है। दोस्तों की विदाई। शेष बचे दोस्तों का समूह एक छोटा सा कार्यक्रम करता है। वे अपने उस दोस्त को श्रद्धांजलि देते हैं जिसे उन्होंने खो दिया था। यह दृश्य बहुत ही मार्मिक है, जहां संगीत, जो पूरी फिल्म में एक धागे की तरह रहा, के जरिए वे अपने दोस्त को याद करते हैं। यह साबित करता है कि वे अब भी उसी म्यूजिक ट्रूप के सदस्य हैं, लेकिन अब वे कोटेशन गैंग के डर से मुक्त हैं। वेट्री का अंतिम दृश्य, द फाइनल डिपार्चर। फिल्म का सबसे आखिरी दृश्य बहुत शांत है। वेट्री तिरुवनंतपुरम की भीड़ से दूर किसी तटीय इलाके या शांत गांव में एक छोटी सी दुकान या कार्यशाला में दिखाई देता है। वो अपनी पुरानी बंदूक या हथियारों की यादों को पूरी तरह से विसर्जित, डिस्पोज कर चुका है। वो एक सामान्य व्यक्ति की तरह अपना जीवन शुरू करता है। प्रतीकात्मक अंतिम फ्रेम में वेट्री समुद्र के किनारे खड़ा होता है। वो अपने साथ श्रीलंका से लाई हुई वो पुरानी फोटो या कोई भी निशान हटा देता है जो उसके अतीत, युद्ध की यादें को दर्शाता है। वो कैमरे की ओर नहीं देखता, बल्कि समंदर की लहरों को देखता है। ये प्रतीक है कि उसने अपने अतीत को समंदर में बहा दिया है और अब उसका भविष्य सुरक्षित है।